हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला एकेडमी। दोस्तों क्लास 11 फिजिक्स में हम फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं। फोर्थ चैप्टर है लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन हमने पिछले क्लास में कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का जो ने 3 लॉ दिए थे अपने मोशन को लेकर, यानी जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो क्या क्या कंडीशन होती है, कौन सा फोर्स लगता है, किस कंडीशन के अंदर वो मूव करता है, इन सब बातों को लेकर जो न्यूटन है उसने 3 लॉ दिए थे। ठीक है, तो न्यूटन के लॉ की जब हम बात करते हैं तो वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर अच्छे से वर्क करता है। जब हम एटॉमिक और न्यूक्लियर स्केल के ऊपर जाते हैं तो वहां पे कंडीशन बदल जाती है। ठीक है, और दूसरा क्या कंडीशन है, जब कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के रिलेटिवली मतलब इक्वल या उसके अप्रोक्सीमेट वेलोसिटी से मूव करता है, तब भी ये लॉ हैं वो अच्छे से होल्ड नहीं हो पाते। ठीक है, न्यूटन के लॉ होल्ड नहीं करते। तो न्यूटन का पहला लॉ है, न्यूटन के पहला लॉ है वो होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया हमने पिछली क्लास में बात की थी। इनर्शिया वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो उसकी स्टेट ऑफ मोशन के अंदर चेंज का अपोज करती है। कैसे? अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो वो रेस्ट के अंदर रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करेगा। ठीक है, तीसरा क्या आता है? तीसरा आती है उसकी डायरेक्शन, यानी कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है तो ये तीनों ही चीजें चेंज नहीं होंगी जब तक कि बाहर से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स ना लगे। ठीक है, यही है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है? ए पार्टिकल और ऑब्जेक्ट, ठीक है, पार्टिकल और ऑब्जेक्ट does not change its state of motion until an external force applied on it. यानी जब तक बाहर से कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लगेगा तब तक वो अपनी ना तो डायरेक्शन चेंज करेगा ना ही उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगी। अब स्टेट ऑफ मोशन की जब हम बात करते हैं उसके अंदर 3 चीजें हमने पहले भी बताया है, एक बार फिर से देख लेते हैं। स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। दूसरा स्टेट क्या है? स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन के अंदर डायरेक्शन ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यानी ये 3 कंडीशन ऐसी हैं जो अपने आप चेंज नहीं होंगी जब तक बाहर से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब इस स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर जब हम इनर्शिया को पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक है, तो अब जब हम रेस्ट के अंदर इनर्शिया को स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, मोशन के अंदर पढ़ते हैं तो इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन या फिर ये बोल लीजिए इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। थर्ड के लिए इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। पहले को देखते हैं हम, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्या मतलब है? ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब ये है दोस्तों कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट कंडीशन के ही अंदर रहेगा।
जब तक बाहर से उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर फोर्स लगता भी है तो ऐसा नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट जरूर मतलब नेसेसरली वो मूव ही करे। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो मूव ही करे, ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स भी लगे और वो मूव भी ना करे। ठीक है, जैसे एक कंडीशन देखिए या फिर एक एग्जांपल से समझिए कि एक फुटबॉल लेते हैं हम और उसी के साइज का हम एक लेते हैं स्टोन या पत्थर बोलेंगे, तो क्या होगा, जो पत्थर का मास है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फुटबॉल। यानी फुटबॉल को जब हम हिट करेंगे तो क्या होगा कि फुटबॉल फोर्स की वजह से अपनी पोजीशन चेंज करेगी। ठीक है, यानी उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हम फिर क्या करें, पत्थर को हिट करें तो क्या होगा कि पत्थर आसानी से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि उतने ही साइज के पत्थर में ज्यादा मास होगा एज कंपेयर टू फुटबॉल। ठीक है, यानी पत्थर का मास ज्यादा होगा और मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा। ठीक है, तो इनर्शिया ज्यादा होगा। तो इनर्शिया किसकी प्रॉपर्टी है दोस्तों, इनर्शियल प्रॉपर्टी किसकी वजह से होती है, इनर्शियल प्रॉपर्टी है मास की वजह से। ठीक है, इनर्शियल प्रॉपर्टी है मास की। अब देखो और एक कंडीशन समझते हैं और एक एग्जांपल से पढ़ते हैं। यानी जब हम किसी बस के अंदर खड़े होते हैं, ठीक है, और बस एकदम से आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है, ठीक, एकदम से आगे की तरफ मूव करती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, यानी लोअर बॉडी है, वो बस के कांटेक्ट में होती है। ठीक है, यानी जो हमारे नीचे की, ये देखिए जैसे ही फिगर बना के देख लेते हैं, जैसे ये सरफेस है हमारा, ठीक है, इस सरफेस से ये लोअर पार्ट है बॉडी का, ये डायरेक्टली अटैच है। ठीक है, यानी हमारे पैरों, ठीक है, और इस सरफेस के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है। तो ये बस जब आपकी आगे की तरफ मूव करेगी तो फ्रिक्शन की वजह से ये लोअर पार्ट ऑफ बॉडी भी इसके साथ मूव करेगा। ठीक है, ये लोअर पार्ट ऑफ बॉडी भी इसके साथ मूव करेगा, लेकिन अपर पार्ट ऑफ बॉडी का आपका कुछ इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा। ठीक है, अपर पार्ट का कुछ ना कुछ इनर्शिया होगा, वो इनर्शिया इस पार्ट को मूव नहीं करने देगा। तो इसी के कारण जब बस आसानी से चलेगी तो ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट, ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो हमारे पैरों और जो बस का फ्लोर है उसके बीच में फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से ये नीचे वाला पार्ट इसके साथ मूव करेगा, लेकिन अपर वाला पार्ट है, अपर पार्ट ऑफ बॉडी, वो इनर्शिया के कारण इसी पोजीशन पे रहना चाहेगा। ठीक है, तो बस आगे की तरफ मूव करेगी, ये पार्ट पीछे की तरफ रह जाएगा। तो हम देखते हैं नॉर्मली कि जब बस एकदम से आगे की तरफ चलती है तो हम पीछे की तरफ गिरते हैं। ठीक, दूसरा ऐसा ही केस है जब कोई आदमी घोड़े की सवारी करता है, अगर जो आपका हॉर्स है वो एकदम से आगे की तरफ एक्सेलरेट करता है तो जो मैन उसके ऊपर सीट मतलब बैठा हुआ होता है वो पीछे की तरफ जाता है। क्यों, क्योंकि जो लोअर पार्ट है आपका वो हॉर्स के साथ अटैच होता है और जो अपर पार्ट है वो क्या है, पीछे की तरफ मूव रह जाता है। पीछे की तरफ क्यों रहता है, क्योंकि उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो पीछे की तरफ रह जाता है। ठीक है, तो ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की कंडीशन। ठीक है, अब मैन का देखो, वैसे तो मैन है वो एक क्या है, रिजिड बॉडी नहीं है। रिजिड बॉडी का मतलब क्या है कि ऐसी बॉडी जिसके जो रिलेटिव, देखो ये जैसे एक रिजिड बॉडी, इसको रिजिड बॉडी कब बोलेंगे, जब जिसके जो पार्ट्स हैं उनके बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, यानी इसके पार्ट हैं वो मूव ना करें। ठीक है, जैसे ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल की इस पार्टिकल से डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा सेम रहे तो उसको क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी। लेकिन आदमी के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखो ये हमारा ये वाला पार्ट है,
ये इससे जुड़ा हुआ तो है लेकिन ये रिलेटिवली मूव कर सकते हैं एक दूसरे से पास या दूर। ठीक है, तो इस कारण क्या है कि जो इनर्शिया है वो हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण हम पीछे की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा हमारा है स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो इसके लिए होगा इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन के अंदर क्या आता है? इनर्शिया ऑफ मोशन ये बोलता है इफ ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, इफ ए बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट मूव्स अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, यानी ये तब तक मूव करती रहेगी जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन यही बोलता है कि जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा तो वो बॉडी जो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है वो यूनिफॉर्मली ही मूव करेगी। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, या फिर क्या बोलेंगे, ए बॉडी मूव्स with uniform velocity will move uniformly until an external force applied on it। ठीक है, यानी जब तक बाहर से उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो ऐसे ही मूव करती रहेगी। ठीक है, अप्लाइड ऑन इट। अब देखो कैसे, इसके एग्जांपल जब हम देखेंगे तो क्या होगा, बस वाला ये एग्जांपल लिखते हैं क्योंकि अगर बस चल रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, एकदम से ड्राइवर उसको ब्रेक लगाता है तो क्या है, एक आदमी जो उस बस के अंदर खड़ा है वो क्या करेगा, आगे की तरफ गिरता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए अब की बार फिर से वही केस है। क्यों? देखो ये हमारा एक मैन है, एक खड़ा है, बस के साथ इसके पैर सरफेस के साथ अटैच हैं, तो इन दोनों सरफेस के बीच में क्या होगा, आपका फ्रिक्शन होगा। अब बस के ऊपर एक्सेलरेशन जब ये रुकती है तो किस तरफ लगेगा, पीछे की तरफ। ठीक है, ब्रेक मारते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, हम उसको डीएक्सेलरेट करते हैं पीछे की तरफ। पीछे की तरफ आपका एक्सेलरेशन लग रहा है तो इसके ऊपर फोर्स भी लगेगा पीछे की तरफ। तो आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, सॉरी जो फ्रिक्शन के कारण ये वाला लोअर पार्ट है ऑफ बॉडी है वो आपका बस के साथ क्या होगा, रेस्ट कंडीशन में आने की कोशिश करेगा। लेकिन अपर वाला पार्ट है वो आपका किसमें है, ये है इनर्शिया ऑफ मोशन के अंदर, यानी इसके अंदर मोशन का इनर्शिया है। ठीक है, कैसे, ये पार्ट आपका ऊपर वाला पार्ट है वो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता होगा। ठीक है, तो इसका इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ये ऊपर वाला पार्ट आपका आगे की तरफ जाने की कोशिश करता है, और नीचे वाला पार्ट क्यों रेस्ट में आने की कोशिश करता है, क्योंकि जो बस का फ्लोर है और आपके जो पैर हैं उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स होगा। ठीक है, तो ये नीचे वाला पार्ट क्या करेगा, बस के साथ रहने की कोशिश करेगा। अब बस आपकी पीछे की तरफ, इसका एक्सेलरेशन किस तरफ हो रहा है, पीछे की तरफ, तो ये क्या करेगी, एकदम से रुकने की कोशिश करेगी। ठीक है, और आगे ऊपर वाला पार्ट आपका वी वेलोसिटी से ही मूव करता है, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करने की कोशिश करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये वाला पार्ट आपका पीछे की तरफ रहेगा, ये वाला पार्ट आगे की तरफ मूव करना चाहेगा। ठीक है, तो इसलिए हम जब बस रुकती है तो क्या है, आगे की तरफ गिरते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अब अगर घोड़ा एकदम से आसानी से अचानक से रुक जाता है तो क्या होगा, जो उसका सवार होगा, घुड़सवार होगा वो, या हॉर्स राइडर जिसको हम बोल लेंगे, वो आगे की तरफ गिरेगा। ठीक है, क्योंकि उसका लोअर पार्ट है वो हॉर्स के साथ अटैच है। ठीक है, तो वो वाला पार्ट तो एकदम से रेस्ट में आ जाएगा घोड़े के साथ, लेकिन ऊपर वाला पार्ट आपका इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण आगे की तरफ मूव करना चाहेगा। ठीक है, तो इसलिए घुड़सवार आपका क्या करेगा, आगे की तरफ गिरेगा। ठीक है, अब बात आती है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की।
इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में आप क्या बोलेंगे, यानी एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है जो मूव कर रही है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, तो वो उसी डायरेक्शन के अंदर मूव करना चाहेगी जब तक कि बाहर से उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन यानी दिशा में, दिशा का जड़। बॉडी मूव्स इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, यानी एक निर्धारित दिशा में आपकी बॉडी मूव कर रही है, तो क्या होगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन। इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, until a external force is not applied on it, ठीक है, until n, ठीक है, until n एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट, यानी एक बॉडी है वो मूव कर रही है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ, तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहेगी जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स ना लगे, ठीक है। देखो कैसे, जैसे एक गाड़ी है वो इस तरफ जा रही है, ठीक है, ये भी तो हमने देखा है कि अगर हम उसके स्टीयरिंग को मूव नहीं करवाएंगे तो वो गाड़ी उसी दिशा में चलती रहेगी। तो एक एग्जांपल तो यही हो गया हमारा कि अगर एक गाड़ी मूव कर रही है आगे की तरफ, इस डायरेक्शन में जा रही है, अगर हमें उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो हम क्या करते हैं, स्टीयरिंग से उसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। तो यानी बाहर से हम उसको कुछ ना कुछ फोर्स दे रहे हैं तब उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। अब देखो एक ऑब्जेक्ट है वो मूव एक सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट की जो आपकी टेंडेंसी होती है वो मूव करने की होती है टेंजेंशियल, यानी वो टेंजेंट की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, टेंजेंशियल, ठीक है। लेकिन वो मूव क्यों करता है, क्योंकि आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, इसकी वजह से वो सर्कल के अंदर मूव करता है। अदरवाइज अगर आप देखोगे किसी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है, अगर उसको हम छोड़ दे एक इंस्टेंट पे तो वो क्या करेगा, जहां पे हम जिस इंस्टेंट पे उसको छोड़ देंगे, मान लिया यहाँ इस इंस्टेंट के ऊपर छोड़ दिया हमने, तो वो टेंजेंट टू द सर्कल मूव करेगा, यानी इस डायरेक्शन के अंदर आपका मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये सर्कुलर मोशन के अंदर, सर्कल के अंदर क्यों मूव करता है, सर्कल के अंदर मूव करता है क्योंकि आपका सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होता है, ठीक है। जो ये थ्रेड है जो आपने बांधी है इस ऑब्जेक्ट से और आप मूव करवा रहे हो, इसके ऊपर फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसलिए ये मूव करता है सर्कल के अंदर, ठीक है। दूसरा क्या है, अब जब आपने देखा होगा कि जब कोई गाड़ी है कीचड़ से मूव करती है तो टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर, जैसे आपका टायर रोटेट कर रहा है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब उसका खत्म होगा टायर का जमीन से, तो टेंजेंट डायरेक्शन में यानी पीछे की तरफ आपका जो मड है वो मूव करता है, तो उसको रोकने के लिए क्या होता है, मड गार्ड लगा होता है, ठीक है, वो टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर होता है। तो उसके अंदर भी क्या है, डायरेक्शनल इनर्शिया होता है, ठीक है, उसके अंदर भी आपका क्या होता है, डायरेक्शनल इनर्शिया होता है। आगे बात समझ में, तो ये है इनर्शियल लॉ, ठीक है, ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ अब आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ए बॉडी मूव्स इन ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, a body in rest, a body move in a particular direction will not change its state of motion until and unless an external force is not applied on the object.
ऑब्जेक्ट, यानी वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन जब तक चेंज नहीं करेगा, तब कब तक चेंज नहीं करेगा, जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स ना लगे। ठीक है, अब न्यूटन का सेकंड लॉ देखते हैं हम, न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है, न्यूटन का न्यूटन सेकंड लॉ। अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है दोस्तों? न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है कि द चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट is object with respect to time, with respect to time is directly proportional to external force applied on it, external force applied on it। ठीक है, यानी एक ऑब्जेक्ट है, उसका लीनियर मोमेंटम चेंज कब होगा? जब बाहर से उसके ऊपर कोई फोर्स लगे, यानी एक्सटर्नल फोर्स लगे, तब उसका लीनियर मोमेंटम चेंज होगा। अब एक चीज और देखो क्या आएगी, द चेंज इन मोमेंटम is always in the डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, यानी जो आपका मोमेंटम चेंज होगा वो हमेशा फोर्स की डायरेक्शन के अंदर ही होगा। ठीक है, यानी मोमेंटम चेंज होगा वो आपका होगा फोर्स की डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, आगे बात समझे तो अब इसको कैसे लिखेंगे? F इज प्रोपोर्शनल टू P डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, यानी चेंज इन लीनियर मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक, डिवाइडेड इन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो, अब हम क्या करेंगे? F इज इक्वल टू K डेल्टा P और डेल्टा T। ठीक, डेल्टा P डेल्टा T, ये देखिए ये अलग अलग नहीं है, ये अलग अलग नहीं है, इसको अलग अलग मत समझना। ठीक है, ये एक ही क्वांटिटी है, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब देखिए, अब हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं, यानी किसी टाइम इंस्टेंट की बात करते हैं। ये है आपका पूरे पीरियड के लिए। ठीक है, पूरे टाइम स्पान या टाइम आप बोल लीजिए टाइम पीरियड के लिए चेंज है, लेकिन जब हम बात करेंगे किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर तो क्या होगा? हमारा पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम जब चेंज इन मोमेंटम देखेंगे तो हमारा किससे आएगा? जब हम कर्व को देखेंगे तो जैसे इस तरह से P और T का कर्व है। ठीक है, आगे बात समझ में तो उसमें क्या आएगा? dP बाई dt। ठीक है, ये जैसे एक कर्व है कि मोमेंटम आपका टाइम के साथ किस प्रकार से चेंज हो रहा है, तो किसी एक ये पूरे के लिए लेंगे हम तो ये हो गया हमारा टाइम इंटरवल। लेकिन किसी एक इंस्टेंट के ऊपर हम देखेंगे कि मान लिया इस इंस्टेंट पे आपका फोर्स की वैल्यू क्या है या फिर मोमेंटम का चेंज क्या है, तो हम उसको क्या लिखेंगे? F इजिकल टू K, जो ये डेल्टा P बाई डेल्टा T है, ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा? dP बाई dt के अंदर, dP बाई dt। ठीक है, dP बाई dt के अंदर। अब देखो इससे अब क्या है कि दोनों यूनिट SI और CGS में हम फोर्स को इस तरह से मानकर चलते हैं कि फोर्स की यूनिट्स को इस तरह से लेते हैं कि जो आपका K है उसकी वैल्यू हमेशा 1 आए, SI में भी 1 होगी और CGS के अंदर भी 1 होगी। तो F इजिकल टू आपका क्या आएगा? dP बाई dt। ठीक है, अब T हमारा क्या होता है? मोमेंटम m d बाई dt ऑफ mv। अब मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है? ठीक, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा? कांस्टेंट होगा। लेकिन आप ये गलती मत कर देना, या फिर ये आप ये समझ के मत चलो कि हर कंडीशन में सेम ही रहता है। लेकिन
वो केस ही अलग हो जाता है जब हम रिलेटिविटी की बात करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट तक हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड पहुंच जाती है, तो वैसे भी वहां न्यूटन के लॉ इतने प्रभावी नहीं होते। ठीक है, तो हम जनरल या डेली लाइफ की बात कर रहे हैं, तो एफ, अब आपकी बात मास क्या होगा, अब आपका कांस्टेंट हो जाएगा इस कंडीशन में, तो आपका आएगा m इजिकल टू डीवी बाई सॉरी m इंटू में डीवी बाई डी टी। ये क्या हो गया, डीवी बाई डी टी यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या आ गया, एक्सेलरेशन। तो f इजिकल टू आपका क्या आएगा, मास इंटू में एक्सेलरेशन। ठीक है, f इजिकल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स इजिकल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन, यानी फोर्स आपको क्या बताएगा, इससे ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप एक्सेलरेशन लगाओगे तो उसका मोमेंटम कितना चेंज होगा। ठीक है, या फिर F इजिकल टू एम ए से आप क्या निकाल सकते हो, जैसे आपको एक्सेलरेशन दे रखा है और किसी ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है, तो उसके ऊपर आप लगने वाला फोर्स निकाल सकते हो कि ये बॉडी किस एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो इसके ऊपर भाग से कितना फोर्स लगेगा। एक चीज हमें इसके अंदर नोट करने वाली है, ध्यान रखने वाली है कि जो भी आपका चेंज होगा मोमेंटम के अंदर, वो सिर्फ होगा एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। ठीक, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। इंटरनल फोर्सेस इसके अंदर आपके पूरे क्या हो जाते हैं, बैलेंस आउट होते हैं, इसलिए इंटरनल फोर्सेस का मोमेंटम को चेंज करने के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। जो भी कंट्रीब्यूशन मोमेंटम को चेंज करने का होता है वो होता है सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, या फिर आप सिस्टम की बात करेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स ऑन द अप्लाइड ऑन द सिस्टम। अब क्या है कि थर्ड लॉ, सेकंड लॉ है, ये आपको फर्स्ट लॉ भी बताता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ कैसे बताता है, ये देखिए कि F इजिकल टू एम ए है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपका एक्सेलरेशन 0 है तो वो ऑब्जेक्ट या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करेगा, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट के अंदर ही रहेगा। यानी आपका एक्सेलरेशन 0 है तो आपका फोर्स भी 0 है। फोर्स 0 है तो इसका मतलब क्या है कि वो इनर्शिया वाला जो हमारा फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया, उसको भी हम इसका एक स्पेसिफिक केस बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि F इजिकल टू एम हमें सेकेंड लॉ के द्वारा मिला है। अब ए हम इस कंडीशन के अंदर 0 ले लें, यानी उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स भी हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा इनर्शिया वाला लॉ है वो होल्ड होगा। ठीक है, तो इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं F इजिकल टू एम या फिर सेकेंड लॉ के। ठीक है, तो इसके अंदर पहला आप फोर्स मेजर कर सकते हैं, दूसरा मैंने बता दिया लॉ ऑफ इनर्शिया को होल्ड करता है। ठीक है, लॉ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी आ जाता है इसमें, इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन भी आ जाता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी आ जाता है। ठीक है, या फिर मोमेंटम, किसी भी ऑब्जेक्ट का आप मोमेंटम चेंज निकाल सकते हैं। तीसरा क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब थर्ड लॉ क्या बोलता है दोस्तों, थर्ड लॉ बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट, इफ थर्ड लॉ बोलता है कि एनी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी जब हम किसी ऑब्जेक्ट, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, हम इसके ऊपर F फोर्स लगाते हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट भी हमारे ऊपर वापस फोर्स लगाएगा। ठीक है, थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी ये देखो, हम इसके ऊपर F फोर्स लगा रहे हैं तो ये भी इक्वल फोर्स F पीछे की तरफ लगाएगा। ठीक है, इक्वल फोर्स पीछे की तरफ लगाएगा। और ये जो फोर्सेस हैं, इस लॉ से एक चीज और पता चलती है कि जो फोर्सेस हैं आपके, वो हमेशा पेयर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, फोर्सेस आपके पेयर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, यानी जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, बॉडी भी आपके ऊपर वापस फोर्स लगाती है। जैसे मैं इस दीवार को धकेलने की कोशिश करूंगा तो ये दीवार भी मेरे ऊपर वापस फोर्स लगाएगी। ठीक है, वापस
फोर्स लगाएगी। ये चीज आप कब विजुअलाइज कर सकते हो, क्योंकि देखो इस कंडीशन में तो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहां पे मेरे पैरों और सरफेस के बीच में क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। तो यहाँ पे मुझे ये चीज आसानी से विजुअलाइज नहीं होगी कि दीवार मेरे ऊपर फोर्स लगा रही है, ठीक है। लेकिन आप किसी कीचड़ के अंदर फंसी हुई गाड़ी को निकालने की कोशिश करते हैं, आप धक्का लगाने की कोशिश करते हैं, तो आपको उस टाइम आपके पैर और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शन होता है वो बहुत कम होता है। तो उस कंडीशन में आप पीछे की तरफ भी मूव करते हो, ठीक है। जैसे पीछे की तरफ फिसलते हो, जब आप गाड़ी को धक्का मारने की कोशिश करते हो तो आप पीछे की तरफ फिसलते हो। अब देखो अगर आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा तो आप फिसल नहीं सकते, क्योंकि कोई भी चीज जब रेस्ट कंडीशन से यूनिफॉर्म मोशन या फिर मोशन की स्टेट में कब आएगी, जब उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स लगता है, ठीक है। तो अब अगर आप फिसल रहे हो तो इसका एक ही मतलब है कि आपके ऊपर फोर्स लग रहा है बाहर से, ठीक है। तो थर्ड लॉ का जो फोर्स है उसको हम वहां पे विजुअलाइज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो हमारे पैरों पर जो ग्राउंड है वहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक है। या फिर जब आप बर्फ पे चलते हो, ठीक है, तो बर्फ पे चलते हो तो बर्फ पे चल रहे हो, आपका जो फोर्स है वो नीचे की तरफ है, तो सरफेस भी आपके ऊपर फोर्स लगाएगा। बर्फ पे चलना आसान नहीं है क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन कम होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ये एक बर्फ का ब्लॉक है, उसके ऊपर कोई चलेगा, ये पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा ना, यानी आगे की तरफ चल रहा है तो पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो बर्फ क्या होती है, बर्फ भी पीछे की तरफ फिसलती है। वो क्यों फिसलती है, क्योंकि आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो। या एक और उदाहरण आप देखिए, जब आप किसी नाव में है, ठीक है, किसी बोट के अंदर है, या आपकी कोई बोट है, यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हैं और ये किनारा है, यहाँ पे क्या है, सारा पानी है। तो जब आप आगे की तरफ जंप करते हैं तो ये बोट भी पीछे की तरफ जाती है, पानी में बोट भी पीछे की तरफ जाती है। तो ये बोट पीछे की तरफ क्यों जा रही है, क्योंकि जब आप बोट के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगाते हो तो बोट भी आगे की तरफ फोर्स लगाएगी आपकी तरफ। तो बोट पे आपने पीछे की तरफ फोर्स लगाया, बोट ने आपके ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगाया, तो आप जंप करते हो तो आप तो आगे चले जाते हो, लेकिन बोट क्या होती है, आपकी पीछे की तरफ आती है। और देख लीजिए, और जब आप गन से फायर करते हैं, ठीक है, गन से फायर करते हैं तो गन पीछे की तरफ आती है। क्यों आती है, क्योंकि गन के अंदर से बुलेट आपके आगे की तरफ जाएगी, बुलेट उतना ही फोर्स पीछे की तरफ लगाएगी जितना बुलेट के ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगा है। तो वो फोर्स गन को आपको पीछे की तरफ मूव करवाता है, ठीक है। उसका एक स्पेसिफिक टॉपिक भी है गन से रिलेटेड, जिसको हम बोलेंगे रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन। रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन, जो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन कैसे निकालते हैं। तो ये सारी चीजें थर्ड लॉ की। अब देख लीजिए, या फिर एक बुक रखिए, ये हमारी बुक है, मान लिए ये हमारी बुक है और एक सरफेस के ऊपर रखी है, ठीक है। तो बुक क्या करेगी, इसके ऊपर बुक का कुछ ना कुछ मास होगा तो वो नीचे की तरफ इसके ऊपर फोर्स लगाएगी mg। तो ये वाला जो सरफेस है ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये m बोल लीजिए आप, इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, यानी नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स, ठीक है। और ये जो दोनों पेयर होते हैं, वेट और नॉर्मल रिएक्शन, ये कैसे पेयर होते हैं, ये पेयर होते हैं थर्ड लॉ, ठीक है। यानी फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ से हमें पता चलेगा कि ये क्या है, पेयर है, एक पेयर है न्यूटन थर्ड लॉ का, जिसमें आर आपका किसके बराबर होता है, mg, ठीक है। तो ये आपने देखा भी होगा कि आप किसी बुक को टेबल के ऊपर रखते हैं तो वो ना तो ऊपर की तरफ जाएगी ऑटोमेटिकली, या नीचे, ना ही नीचे की तरफ जाएगी। तो स्टेबल स्टेट के अंदर है, इसका मतलब क्या है कि आर है वो आपका mg के बराबर है, ठीक है। तो ये एक्शन रिएक्शन एक पेयर बन गया, एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है, mg आपका नीचे की तरफ बुक द्वारा किया गया एक्शन है, तो उतना ही रिएक्शन उस टेबल ने बुक के ऊपर किया है, वो है आर, इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स, ठीक है। तो
ये हो गए न्यूटन के तीनों लॉ। अब इससे आगे जो हम थर्ड लॉ के या फिर सेकंड लॉ की जो एप्लीकेशन है वो सारी हम अगली क्लासेस के अंदर स्टडी करने वाले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।